start the topic, very important topic, that is de Broglie's hypothesis. Now, the spelling of de Broglie is B-R-O-G-L-I-E. So how it is pronounced? It is not pronounced as Broglie or Broglie like that. It is pronounced as P-R-O-Y. Remember this. 1924 में एक रिलेशन दिया था. तो अभी से पहले आप ये समझ लीजिए कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जब आइंस्टाइन ने दिया तो आइंस्टाइन ने बताया कि जो रे है उसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नेचर के अलावा पार्टिकल नेचर भी होता है. चलो बहुत बढ़िया. यानी लाइट का वेव नेचर तो होता ही है, साथ में पार्टिकल नेचर कंफर्म कर दिया. वेव नेचर का मतलब है कि लाइट बिहेव्स एज ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और इसके अंदर बहुत सारी थ्योरीज जो हैं जैसे कि डिफ्रैक्शन है ना, डिफ्रैक्शन, फिर इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन. तो ये सारे फिनोमिनास हम लोग वेव नेचर में देख चुके हैं. पार्टिकल नेचर में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ये भी हमने देख लिया. फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ये भी एक फिनोमिना है. ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ठीक है, ये भी आप पार्टिकल नेचर से समझा पाते हो. स्टार्टिंग में पार्टिकल नेचर जो है ये हमको पता है कि बहुत पुराने टाइम से चला आ रहा है. न्यूटन ने सबसे पहले दिया था और इसका कॉर्पस्कुलर थ्योरी नाम से आई थी. पार्टिकल थ्योरी को देने के लिए कौन सी थ्योरी दी थी उसने? कॉर्पस्कुलर थ्योरी दी, जो करीब 100 साल तक रही थ्योरी. उसके बाद में वेव नेचर के ऊपर आ गया और हाइगन का दौर आ गया कि हाइगन ने प्रपोज किया था वेव थ्योरी. उसके बाद में तो यंग ने भी बोल दिया, सबने मिलकर बोल दिया कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी है. तो 100-150 साल तक तो पार्टिकल थ्योरी पे चल रहे थे, पर पार्टिकल थ्योरी से रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन तो समझा पा रहे थे. रिफ्लेक्शन समझा दिया, रिफ्रैक्शन समझा दिया, डिस्पर्जन समझा दिया, पर व्हेन इट केम टू डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन, पार्टिकल थ्योरी से नहीं समझा पाए. सो वेव थ्योरी से फिर वो हमने समझा पाए. फिर हमने हाइगन की थ्योरी ले ली, वेव थ्योरी. फिर वो दौर चला. उसके बाद में वापस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और ब्लैक बॉडी रेडिएशन से पार्टिकल नेचर पे आ गया. तो फिर से न्यूटन का दौर आ गया. तो बोला ऐसे नहीं चलेगा, तो इन दोनों को हम लोग लेके चलते हैं कि लाइट जो है वेव की तरह भी बिहेव कर सकती है और पार्टिकल की तरह भी बिहेव कर सकती है. कुछ फिनोमिना ऐसे हैं जो सिर्फ पार्टिकल से ही प्रूव होते हैं, जैसे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ब्लैक बॉडी इफेक्ट. कुछ फिनोमिना है जो दोनों से हो जाते हैं प्रूफ. फॉर एग्जांपल रिफ्रैक्शन, ये फिनोमिनास जो हैं ये आपके पार्टिकल से भी हो जाते हैं और वेव से भी हो जाता है. पर कुछ फिनोमिना ऐसे हैं जो सिर्फ वेव से होते हैं, वो है डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस और पोलराइजेशन. ये फिनोमिना सिर्फ वेव से होते हैं. तो हमने डुअल नेचर को एक्सेप्ट कर लिया कि लाइट का डुअल नेचर होता है. ठीक है, कहानी समझ आई कि लाइट के डुअल नेचर को हमने एक्सेप्ट कर लिया. तो डी ब्रॉय आया, उसने बोला नेचर ऐसे काम नहीं कर सकता, नेचर में सिमेट्री होती है. अगर तुमने लाइट का वेव और पार्टिकल नेचर एक्सेप्ट कर लिया है तो मैटर का पार्टिकल और वेव भी एक्सेप्ट करो. बहुत इंपॉर्टेंट बात कह दी उसने. उसने बोला नेचर में सिमेट्री है भैया, अलग अलग चीजें नहीं हो सकती. तो अगर लाइट का वेव और पार्टिकल नेचर पॉसिबल है तो मैटर का भी वेव और पार्टिकल नेचर पॉसिबल है. मैटर मतलब इंसान हो गए, ये डस्टर हो गया, ये पेन हो गया, हर एक मैटर है. तो ये वेव, इसकी भी वेव होगी, इसकी भी वेव होगी. यानी ये जब मोशन में होंगे, when it is in motion, तो इसके साथ भी एक वेव एसोसिएट हो जाएगी. when it is in motion, इसके साथ भी एक वेव एसोसिएट हो जाएगी. फ्रिज, रेफ्रिजरेटर, सबको आप फेंको, मूव करवाओ, तो उसके साथ में वेव होनी चाहिए. ये बोल दिया डी ब्रॉय ने.
भाई बात में दम था, तो इसको प्रूव करा। तो सबसे पहले आज जो हम पढ़ेंगे वो यही है कि डी ब्रॉय एक रिवॉल्यूशन लेके आया। उसने ये कहा कि जिस तरीके से लाइट का वेव और पार्टिकल नेचर होता है, उसी तरीके से जितने भी मैटर हैं जो मूव कर रहे हैं, जितने भी मैटर हैं जो मूव कर रहे हैं, उनका भी दोनों नेचर होता है, यानी पार्टिकल नेचर भी होगा और उनका वेव नेचर भी होगा। तो अभी तक हमको ये पता था कि पार्टिकल नेचर तो है, क्योंकि मोमेंटम हमने डिस्कस किया, मोमेंटम डिस्कस किया, एनर्जी डिस्कस करी, ये सारे पार्टिकल में हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब ये एक नई कहानी है जो उसने बोल दिया कि मैटर का वेव भी होता है नेचर। तो इन दोनों को मिक्स करके उसने बोला कि जब एक पार्टिकल मूव करता है तो वो मैटर वेव्स फॉर्म करता है। कौन सी वेव्स फॉर्म करेगा? मैटर वेव्स फॉर्म करेगा। यहां तक समझ आया? अब हम इसकी हाइपोथेसिस को पढ़ते हैं। ये जो मैंने आपको समझाया है यही हाइपोथेसिस में दिया है, तो इसको देख लेते हैं। इसको मैं रब कर रहा हूं, ध्यान से समझना, हर एक वर्ड इंपॉर्टेंट है। ओके, अब इसको समझो। एज पर डी ब्रॉयज हाइपोथेसिस, अ मूविंग पार्टिकल, कैसा पार्टिकल? जो मूव कर रहा है। अ मूविंग पार्टिकल एग्जिबिट्स डुअल नेचर ऑफ ए पार्टिकल एंड अ वेव। वो डुअल नेचर एग्जिबिट करता है, जैसे कि लाइट एग्जिबिट करेगी। द वेव एसोसिएटेड विद दिस मूविंग पार्टिकल इज नोन एज मैटर वेव। तो इस वेव को क्या कहते हैं हम? इसके साथ में जो वेव एसोसिएट होगी उसको हम क्या कहते हैं? मैटर वेव्स कहते हैं। द वेवलेंथ ऑफ दिस मैटर वेव ऑफ द पार्टिकल मूविंग विद मोमेंटम p, तो वेवलेंथ अगर लैम्डा है और मोमेंटम उसका p है, तो इन दोनों के बीच में रिलेशन ये आएगा, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन p, और इसी को कहा गया डी ब्रॉयज रिलेशन। ये रिलेशन कौन सा रिलेशन है? डी ब्रॉयज रिलेशन फॉर मैटर वेव। समझ आया क्या? अब इसका डेरिवेशन हम लोग देख लेते हैं। तो ये तो हो गई कहानी हाइपोथेसिस। अब इस हाइपोथेसिस को उसने कैसे फाइंड आउट किया वो हम लोग चेक कर लेते हैं। चलिए, तो मिटा दूं, कमाल की चीज है। और फिर इसको अब हम डिटेल की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि कैसे लेके आया। तो जैसा हमने पहले देखा था, देखो एनर्जी जो है इट इज गिवन बाय mc²। ये किसका है? दिस इज आइंस्टाइन्स मास एनर्जी रिलेशन, जिसको स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में उसने दिया। ऑल्सो E अगर एक वेव है, सो एनर्जी एसोसिएटेड विद E इज गिवन बाय न्यू, बट मैं इसको लिख सकता हूं hc बाय लैम्डा। क्यों? क्योंकि न्यू इज इक्वल टू c अपॉन लैम्डा। न्यू क्या है? न्यू इज द फ्रीक्वेंसी। चलो यहां तक ओके। ओके, अब इसको मैं इसमें पुट कर दूं, ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन, ये मेरी सेकंड इक्वेशन, इसमें पुट कर दूं तो मेरे पास आएगा hc अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू mc²। c और ये कैंसिल हो गया, m इंटू सी यानी मास इंटू वेलोसिटी। मास इंटू वेलोसिटी क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी होता है p। सो p इज इक्वल टू h अपॉन लैम्डा। अब ये जो c है ये वेलोसिटी ऑफ लाइट लिया था हमने, है ना, वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो इस तरीके से ये रिलेशन हमने लिया था लाइट के केस में। उसी तरीके से हम लोग अब मैटर के केस में भी ले सकते हैं। तो मैटर अगर मूव कर रहा है तो जिस तरीके से अपन ने E इक्वल टू mc² लिया, तो E इक्वल टू mv² लीजिए, ठीक है, क्योंकि मैटर वेव के लिए सो h न्यू इज इक्वल टू mv²। अब न्यू की जगह पे मैं क्या लिख दूं? c अपॉन लैम्डा। c अपॉन लैम्डा की जगह पे आप लोग क्या लिख सकते हो? v अपॉन लैम्डा, वेलोसिटी ऑफ दैट मैटर।
इज इक्वल टू mv स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया। सो h अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू p, mv इज इक्वल टू व्हाट, mv इज इक्वल टू p। सो यहां से मेरे पास आता है लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन p। ये ही वेवलेंथ है, ये कहलाया डी ब्रॉयस रिलेशन। समझ आया क्या? तो डेरिवेशन समझ आया, आसान सा डेरिवेशन है, बहुत बहुत इजीली आप लोग इसको समझ सकते हो। चलिए अब इसके फायदे देख लेते हैं। तो ये रिमूव कर दूं, ये रिमूव कर दिया, ओके। अब देखो ध्यान से देखना, लैम्डा जो है इज इक्वल टू h अपॉन p विच इज इक्वल टू h अपॉन mv, जहां m क्या है, मास है, v क्या है, वेलोसिटी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं मास को इंक्रीज करूं तो लैम्डा डिक्रीज हो जाएगा। मास अगर इनफाइनाइट हो जाए, मास अगर इनफाइनाइट हो जाए तो लैम्डा क्या होगा, 0। ये बात समझ आ रही है? सिमिलरली यही कारण है कि जो हैवी पार्टिकल्स होते हैं, हैवी पार्टिकल्स, उनका मास अगर ज्यादा है, अब इलेक्ट्रॉन के मुकाबले हैवी पार्टिकल्स है ना, इलेक्ट्रॉन का मास किस पे था, ऑफ द ऑर्डर 10 टू द पावर -31 kg। अब उसके मुकाबले तो सारे पार्टिकल्स हैवी है डे टू डे लाइफ के। यही कारण है कि उनकी जो वेवलेंथ है बहुत कम होती है। ये क्लियर हो गया? सो हैवी पार्टिकल्स की वेवलेंथ क्या होगी, वेरी स्मॉल, जिसको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। सेकेंड बात, पार्टिकल की एनर्जी ज्यादा है, एनर्जी ज्यादा है, तो इसका मतलब हाफ mv स्क्वायर ज्यादा है, हाफ mv स्क्वायर ज्यादा है, जिसका मतलब वेलोसिटी ज्यादा है। तो अगर वेलोसिटी ज्यादा हुई या एनर्जी ज्यादा हुई या वेलोसिटी ज्यादा हुई तो लैम्डा छोटा होगा, सो लैम्डा विल बी डिक्रीज। तो ये एक दूसरा रिलेशन है। बात समझ आया? दोनों रिलेशन अपने अपनी जगह पे। सो फॉर सब एटॉमिक पार्टिकल देख लेते हैं इसका क्या होता है। सब एटॉमिक पार्टिकल्स, तो इलेक्ट्रॉन देख लें। समझो कि इलेक्ट्रॉन एक सब एटॉमिक पार्टिकल ले लिया मैंने, इलेक्ट्रॉन की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। फॉर्मूला क्या है, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन p, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन p। सब एटॉमिक पार्टिकल के केस पे हम लोग चल रहे हैं। चलिए सपोज ये जो पार्टिकल है, ये इसकी जो एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी इस सब एटॉमिक पार्टिकल की, that is given by half mv square. Half mv square denotes what? That kinetic energy of this electron. Alright, so I can write it as half into mv square divided by m into m. कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये मास मास कैंसिल हो जाएगा, वापस मुझे ये मिल जाएगा। तो इससे मुझे ये मिल जाता है हाफ m स्क्वायर v स्क्वायर डिवाइडेड बाई m। mv स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं हाफ m v का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई m। बट मुझे मालूम है कि मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। व्हेन मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी, तो यहां पर मैं इसकी वैल्यू पुट करूं तो मेरे पास आता है हाफ p स्क्वायर अपॉन m। ये क्या है, ये काइनेटिक एनर्जी है। चलो तो P की वैल्यू अगर मैं फाइंड आउट करूं, सो P विल बी इक्वल टू, ये 2m को इधर भेजा इनटू इट्स काइनेटिक एनर्जी और उसका रूट, ये 2m इधर गया काइनेटिक एनर्जी के साथ में बना और इसका रूट। सो दिस इज द मोमेंटम ऑफ अ सब एटॉमिक पार्टिकल। अब काइनेटिक एनर्जी कैसे फाइंड आउट करूं? तो मुझे मालूम है अगर सपोज पोटेंशियल डिफरेंस V है, पोटेंशियल डिफरेंस
v है, तो उस केस में आई नो दैट द एक्सीलरेशन और द काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन इज बिकॉज ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड। तो मैं इसको बोल दूं EV इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, और यहीं से हमने वो रिलेशन भी देखा था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ते हुए कि काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज इक्वल टू EV नॉट, याद आ रहा है? उसी तरीके से काइनेटिक एनर्जी शुड बी इक्वल टू EV, वेयर V क्या है, कैपिटल V क्या है, कैपिटल V इज द पोटेंशियल डिफरेंस, ये स्मॉल v क्या था, वो तो वेलोसिटी थी, ठीक है? तो ये इसमें पुट कर दूं, तो इसमें मैं ये पुट कर दूं तो मेरे पास में क्या आता है, काइनेटिक एनर्जी, ये EV को इधर पुट कर रहा हूं, सो P इज इक्वल टू अंडर द रूट 2m और इसकी जगह पे E और कैपिटल V, ये रिलेशन समझ आया? ऑलराइट, इसको रब कर दूं, चलो देखना ध्यान से, हम लोग कोशिश कर रहे हैं लैम्डा फाइंड आउट करने की, वेवलेंथ फाइंड आउट करने की सब एटॉमिक पार्टिकल इलेक्ट्रॉन की। हम लोग क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट द वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन। अभी हमने वेवलेंथ फाइंड आउट करी थी इससे पहले, द वेवलेंथ ऑफ डे टू डे लाइफ में जो ऑब्जेक्ट्स मूव कर रहे हैं उनकी, तो वो नियरली 0 आ गई थी, पर यहां हम लोग देखते हैं, तो चलो इस पे पहुंचे हम लोग। अब ये वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर दूं, इसमें सब्स्टिट्यूट कर दूं तो मुझे वेवलेंथ मिल जाएगी, सो लैम्डा विल बी इक्वल टू h अपॉन अंडर रूट 2MEV, अंडर रूट 2MEV, ठीक है? अब देखो ध्यान से, h की वैल्यू कितनी है, h की वैल्यू है 6.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34, m की वैल्यू कितनी है 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31, e की वैल्यू कितनी है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, जो भी यूनिट्स है, यूनिट्स हमें मतलब इसमें पुट करो, तो इसमें जब पुट करेंगे h की वैल्यू ये दे रखी, मास यहां पर ये रहा, इलेक्ट्रॉन का ये चार्ज ये रहा, तो इसमें पुट करूंगा तो लैम्डा की वैल्यू क्या आएगी, लैम्डा की वैल्यू आती है अप्रोक्सीमेटली 1.227 डिवाइडेड बाय, ये 2 तो ऑलरेडी है, ये सारे काम में ले लिए मैंने कांस्टेंट वाले, क्या काम में नहीं लिया, पोटेंशियल डिफरेंस काम में नहीं लिया, तो मेरे पास में इतना आता है, इतना क्या, इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 आएगा आंसर, 10 टू द पावर माइनस 9, इतने मीटर, 10 टू द पावर माइनस 9 का मतलब है नैनोमीटर, तो मैं लैम्डा की वैल्यू देख लेता हूं 1.227 अपॉन अंडर द रूट पोटेंशियल डिफरेंस इतने नैनोमीटर, या तो इतने नैनोमीटर बोल दूं, या मैं बोल दूं लैम्डा इज इक्वल टू 12.27 अपॉन अंडर द रूट v, 1 इंटू 10 किया, डिवाइड 10 किया, तो 10 टू द पावर माइनस 10 एंगस्ट्रॉम्स। ये बात समझ आ गई? सो दिस इज द वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन या सब एटॉमिक पार्टिकल। अब ध्यान दो, नैनोमीटर में आ गया है मामला, नैनोमीटर में आ गया है। अगर v की वैल्यू 100 कर दूं, v की वैल्यू 100 कर दूं, इसको मैं रब कर रहा हूं, 2 मिनट ध्यान से देखना, बहुत मजेदार चीज है। अगर पोटेंशियल डिफरेंस सपोज करो 100 वोल्ट का है, तो ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, लैम्डा इज इक्वल टू 1.227 डिवाइडेड बाय 100, इतने नैनोमीटर। अब 100 की वैल्यू इसमें पुट किया तो यानी कितना हो गया 10, तो भी इसकी वैल्यू कितनी आती है 0.1227 नैनोमीटर। अभी मैंने बताया था लाइट की जो वेव, जो लाइट है उसकी जो वेवलेंथ है वो है 400 से 750, 400 से 750 नैनोमीटर, और इसकी आ गई 0.1227 नैनोमीटर। इसका मतलब कंपैरिजन देख रहे हो आप, अब नैनोमीटर में हम आ गए, तो अब मैं इसको इग्नोर नहीं करूंगा, जो पहले मैंने इग्नोर किया था ना, आई विल नॉट इग्नोर इट नाउ, बिकॉज अब इसकी वेव बनने लगी है।
तो यही कारण है कि सब एटॉमिक पार्टिकल के केस में जो मैटर है वो उसकी वेव्स भी होती है। सब एटॉमिक पार्टिकल यानी इलेक्ट्रॉन्स, तो इलेक्ट्रॉन की भी वेव होती है और उसकी वेवलेंथ का फॉर्मूला है इतना। अब ये जो वेव्स हैं ये कहलाती थी मैटर वेव्स। सो जो इलेक्ट्रॉन की जो मैटर वेव्स हैं उसकी वेवलेंथ ये है, जिसको हम अब इग्नोर नहीं कर सकते। ये बात क्लियर हो गई? चलो, तो ये केस अपन ने डिस्कस कर लिया। अब ध्यान से देखो, इसको रब कर रहा हूं। ओके, तीसरी बात, ये जो मैटर वेव है ये इनके मास और वेलोसिटी पे तो डिपेंड कर ही रहे थे, साथ ही साथ टेम्परेचर जो है उससे भी अफेक्ट होते हैं। तो थर्ड आ रहा है टेम्परेचर डिपेंडेंस। टेम्परेचर डिपेंडेंस, तो ध्यान से देखना टेम्परेचर डिपेंडेंस मैं कैसे प्रूव कर सकता हूं। तो इधर देखो, काइनेटिक एनर्जी of the subatomic particle, average kinetic energy is given by 3/2 K into T। याद आ रहा है? The average kinetic energy of the subatomic particles, जिसको गैस लेवल पे बोलो तो 3/2 kT होता है, where K is the Boltzmann's constant। Boltzmann's constant and the value of it is given by 1.38 into 10 to the power minus 23। इसकी वैल्यू कितनी है? इसकी वैल्यू है 10 to the power minus 23 क्या? जूल पर मोल केल्विन। इतनी K की वैल्यू, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू है 1.38 into 10 to the power minus 23 जूल पर मोल पर केल्विन। ये याद रखना। चलो ठीक है, टेम्परेचर किस पे मेजर कर रहा हूं? टेम्परेचर मेजर करता हूं मैं केल्विन में, यानी टेम्परेचर की यूनिट है K। काइनेटिक एनर्जी आ गई। अब देखो, वी नो दैट P was equal to under the root 2m into kinetic energy। अभी निकाला था रिलेशन। Kinetic energy is given by 3/2 kT। So इसको मैं बोल दूं 2 into m into 3/2 into k into t। तो ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे। पीछे मेरे पास में P की वैल्यू कितनी मिली? अंडर द रूट 3m k t। सो इसको मैं इस पे सब्स्टिट्यूट कर दूं तो मुझे लैम्डा मिल जाएगा। सो लैम्डा यहां लिख देता हूं, लैम्डा इज इक्वल टू व्हाट? लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन अंडर द रूट 3m k। ये रिलेशन आ गया मेरा टेम्परेचर के साथ। क्लियर है? यानी अंडर रूट t कुल मिलाकर के टेम्परेचर अगर इंक्रीज होता है तो ये डिनोमिनेटर वाला पार्ट जो है इंक्रीज होगा, तो ओवरऑल ये जो फ्रैक्शन है कम होगा। तो मैं यूं बोल सकता हूं कि टेम्परेचर के इंक्रीज होने पर, टेम्परेचर के बढ़ने पर लैम्डा की वैल्यू क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। टेम्परेचर बढ़ेगा, लैम्डा कम हो जाएगा। चलिए, हैविंग सेड दिस, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। ओके, आगे बढ़ते हैं। ऑलराइट, तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये जो वेवलेंथ है मैटर वेव्स की, किसकी? मैटर वेव्स की, ये इंडिपेंडेंट होती है ऑफ चार्ज। तो पार्टिकल के चार्ज पे डिपेंड नहीं करती। इसका मतलब चार्ज पॉजिटिव है नेगेटिव है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब ये हुआ, इस लाइन का मतलब ये हुआ कि क्योंकि मुझे पता है कि एक्सीलरेटेड चार्ज, याद रखना, एक्सीलरेटेड चार्ज प्रोड्यूस करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव।
एक्सीलरेटेड चार्ज प्रोड्यूस करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इससे मालूम पड़ता है, ये इंडिपेंडेंट है चार्ज का, इससे मालूम पड़ता है कि मैटर वेव्स जो होती हैं आर नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। बड़ी बात है, समझ आया? देखो, इट इज चार्ज इंडिपेंडेंट, चार्ज पे डिपेंड नहीं कर रही, क्योंकि लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी उसके मोमेंटम पे डिपेंड कर रही है, मास पे कर रही है, वेलोसिटी पे डिपेंड कर रही है, कहीं पर भी चार्ज नहीं आ रहा। चार्ज नहीं आ रहा इसका मतलब ये मालूम पड़ता है मुझे कि एक्सीलरेटेड चार्ज से ईएमडब्ल्यू पैदा हो रही थी, और ये किसने बताया था? मैक्सवेल ने बताया भी था, ठीक है, और उसने वेलोसिटी भी बताई थी उसकी। और इसको बाद में हर्ट्ज ने टेस्ट भी किया। कौन सा एक्सपेरिमेंट था वो? हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट। हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट से प्रूव किया कि एक्सीलरेटेड चार्ज होंगे तो ईएमडब्ल्यू प्रोड्यूस होगी। ईएमडब्ल्यू यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जनरेट होती हैं। हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट हमने देखा भी है। तो मैटर वेव्स जो होती है, क्योंकि चार्ज पे डिपेंड नहीं कर रही, तो एक्सीलरेटेड चार्ज से कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब ईएमडब्ल्यू में नहीं कैटेगराइज होती है। तो मैटर वेव्स आर नॉट ईएमडब्ल्यू, यानी कि इलेक्ट्रो मैटर वेव्स को आप ईएमडब्ल्यू का जो स्पेक्ट्रम है उसमें नहीं शो करते हो, ईएमडब्ल्यू स्पेक्ट्रम में नहीं शो करोगे मैटर वेव को। ये बात समझ आ गई क्या? ओके। दूसरी बात, एक और इंपॉर्टेंट बात बताता हूं। सपोज करो, ये भी आगे जाकर के स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में, अगर इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी या सब एटॉमिक पार्टिकल्स की मैं बात कर रहा हूं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स, है ना, इसमें ये कहा गया कि जो मास होता है वो वेलोसिटी के साथ बढ़ता है। सो मास इज गिवन बाय m0 अपॉन अंडर द रूट 1 माइनस v स्क्वायर बाय c स्क्वायर। रिलेशन क्या है? मास इज इक्वल टू अंडर द रूट 1 माइनस v स्क्वायर बाय c स्क्वायर। इसका मतलब ये है कि वेलोसिटी इंक्रीज होती है और लाइट के बहुत करीब पहुंचती है, तो ये वाला जो फ्रैक्शन है ये 1 के पास में पहुंचेगा। जब ये फ्रैक्शन 1 के पास में पहुंचेगा तो इन दोनों का डिफरेंस अप्रोक्सीमेटली, सो व्हेन v इज अप्रोचिंग c, this fraction will become 1, so this will become 0, then this will become infinite। तो मास कब कितना हो जाएगा? इंफिनिटी हो जाएगा। ये बात क्लियर है? तो उस केस में what will be the lambda? तो ये याद रखना आप लोगों को, जब वेलोसिटी, ये तो आइडियल केस बता दिया c के इक्वल, जब वेलोसिटी बहुत हाई हो उस केस में इस मास में ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे, यानी लैम्डा जो होगा इट इज इक्वल टू h अपॉन मास की जगह पे ये रख दो। व्हाट इज m0? m0 इज द रेस्ट मास, m0 इज रेस्ट मास। ऑलराइट, सो लैम्डा विल बी इक्वल टू h अपॉन m0। अपॉन है, ये ऊपर चला गया, तो ये वेलोसिटी में ही पुट, ये मास में ही पुट कर रहा हूं, तो मास इसकी जगह पे ये वाली वैल्यू पुट करनी है, तो m0 अपॉन ये आएगा, तो v ऑलरेडी इधर है, v यहां लगा दिया, और 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर ऊपर चला गया। तो ये किस तरीके से बन रहा है? ये बन रहा है अंडर द रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ये फॉर्मूला है फॉर कैलकुलेटिंग द लैम्डा फॉर अ पार्टिकल which is moving with high velocity. All right, next हम चलते हैं पहले अनसर्टेनिटी, हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अब देखो, so what is Heisenberg's uncertainty principle? As per Heisenberg's uncertainty principle, it is impossible to determine the exact position and momentum of a moving particle at the same time। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मुझे अगर इसकी पोजीशन फाइंड आउट करनी हो, किसकी? सब एटॉमिक पार्टिकल्स के लिए वैलिड है। किसके लिए वैलिड है?
सब एटॉमिक पार्टिकल. सो इट इज इम्पॉसिबल टू, सपोज ये इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, तो या तो मैं इसकी पोजीशन फाइंड आउट कर लूं और या मैं इसका मोमेंटम फाइंड आउट कर लूं. पोजीशन और मोमेंटम दोनों एक ही टाइम पे फाइंड आउट करना एक्यूरेटली इज इम्पॉसिबल. ये बात समझ आई क्या? तो क्या बोला इसने? हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या बोलता है? इट इज नॉट पॉसिबल टू measure the position and momentum of a subatomic particle accurately at the same इंस्टेंट ऑफ टाइम. सपोज इसका मतलब ये हुआ कि मेरे इलेक्ट्रॉन को अगर मुझे उसकी पोजीशन फाइंड आउट करनी है या मोमेंटम फाइंड आउट करना है, एक ही टाइम पे एक ही इंस्टेंट पे एग्जैक्ट पोजीशन और मोमेंटम दोनों साथ में फाइंड आउट नहीं करूंगा. इसका मतलब ये हुआ कि इसके पोजीशन में और मोमेंटम में कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी रहती है. लेट अस से पोजीशन विच इज गिवन बाय x, तो अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन इज गिवन बाय डेल्टा x. तो डेल्टा x क्या बताता है? डेल्टा x बता रहा है अनसर्टेनिटी इन पोजीशन. इतना डेल्टा x का मतलब है इतना उसमें अनसर्टेनिटी होगा ही होगा. डेल्टा p ये बताता है अनसर्टेनिटी, ये पोजीशन, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम. ये समझ आया? दूसरा, इसने ये बताया कि इनका जो प्रोडक्ट है अनसर्टेनिटी का, इट इज गिवन बाय h अपॉन 2π, जिसको h क्रॉस से भी रिप्रेजेंट करता हूं. अनसर्टेनिटी कितनी होगी? डेल्टा x इज द अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन, डेल्टा p इज द अनसर्टेनिटी इन द मोमेंटम, and the product of delta x and delta p is given by h upon 2π, जहां h क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट है. और h क्रॉस किसके इक्वल है? h अपॉन 2π के. तो या तो आप ऐसे याद कर लो. एक्चुअली जब आप हायर क्लासेस में जाओगे, यानी ग्रेजुएशन लेवल पे, तो आप वहां जाके पढ़ोगे कि एक्चुअली ये इसके बराबर नहीं होता. इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू h क्रॉस अपॉन 2. डेल्टा x is equal, डेल्टा x into डेल्टा p is greater than or equal to h cross upon 2. तो ये आपको सिर्फ समझना है कैसे आया, कहां से आया. आप लोग, दिस इज नॉट इन द स्कोप ऑफ योर सिलेबस फॉर 12th क्लास. ये हायर स्टडीज में, वहां आप इसको समझते हैं. अभी के लिए आप सिर्फ इतना जान लो कि द प्रोडक्ट ऑफ द अनसर्टेनिटी इन पोजीशन टू द प्रोडक्ट ऑफ अनसर्टेनिटी इन द मोमेंटम, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ऑफ अनसर्टेनिटी इन पोजीशन टू अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम इज गिवन बाय h अपॉन 2π, which is represented by h cross. राइट? ओके, आगे बढ़ते हैं. ऑलराइट, तो हम लोग दो केसेस देख लेते हैं. सपोज करो कि डेल्टा x जो है इनफाइनाइट है. डेल्टा x इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है कि डेल्टा p कितना होगा? डेल्टा p 0 होगा. बिकॉज ये इनफाइनाइट होगा, इस तरफ जाएगा तो डेल्टा p कितना बन जाएगा? 0. डेल्टा p 0 है, इसका मतलब अनसर्टेनिटी नहीं है, मोमेंटम फिक्स हो गया, तभी डेल्टा p 0 आ रहा है. तो डेल्टा p 0, इट मींस व्हाट? मोमेंटम इज फिक्स्ड. मोमेंटम फिक्स हो गया, इसका मतलब क्या है? मोमेंटम इज इक्वल टू h अपॉन लैम्डा. तो मैं ये बोल सकता हूं h अपॉन लैम्डा इट इज फिक्स्ड. h अपॉन लैम्डा इज फिक्स्ड. ये h कांस्टेंट है, लैम्डा भी फिक्स हो गया, ये पूरी क्वांटिटी फिक्स है. इसका मतलब ये है कि लैम्डा फिक्स हो गया. बात समझना, लैम्डा फिक्स हो गया. और फिक्स किसके लिए हुआ? When उसकी पोजीशन इज गोइंग अप टू इनफाइनाइट. तो इस तरीके की पोजीशन को मैं बोलता हूं एक्सटेंडेड वेवलेंथ.
एक्सटेंडेड, डेल्टा एक्स इज गोइंग टू इंफिनिटी। डेल्टा एक्स इज गोइंग टू इंफिनिटी का मतलब ये है कि जो वेवलेंथ बनेगी, किसकी वेवलेंथ? इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ, वो ध्यान से समझना, ये जो वेवलेंथ है ये डेल्टा एक्स इनफाइनाइट है, डेल्टा एक्स इनफाइनाइट, उसके लिए ये वेवलेंथ बनेगी। वेवलेंथ तो फिक्स हो गई, एक पर्टिकुलर वेवलेंथ फिक्स है, बट इट इज एक्सटेंडिंग अप टू इंफिनिटी, यानी कहां तक जा रही है? इंफिनिटी तक जा रही है। तो इसको बॉर्न्स प्रोबेबिलिटी के नाम से जानते हैं, बॉर्न्स प्रोबेबिलिटी इंटरप्रिटेशन, प्रोबेबिलिटी इंटरप्रिटेशन। क्या इंटरप्रिट किया है कि अगर डेल्टा एक्स इनफाइनाइट पे जा रही है तो लैम्डा भले ही फिक्स हो गया हो, है ना, लैम्डा भले ही फिक्स हो गया हो, पर इस इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी वो अब इनफाइनाइट चली जाएगी। तो इट विल नॉट बी लोकलाइज्ड फॉर ए स्मॉल रीजन, एक छोटे से पार्ट में, छोटे से रीजन में उसको नहीं ढूंढ सकते। अब मुझे उसको ढूंढना है इनफाइनाइट रीजन में, तो ऐसे टाइम को हम बोलते हैं कि द इलेक्ट्रॉन इज नॉट लोकलाइज्ड, नॉट लोकलाइज्ड इन फाइनाइट रीजन, फाइनाइट रीजन। ये बात आपको समझ आई क्या? कि इससे मुझे क्या मालूम पड़ता है? इससे मुझे ये मालूम पड़ता है कि इलेक्ट्रॉन इज नॉट लोकलाइज्ड इन ए फाइनाइट रीजन, ये इनफाइनाइट रीजन के लिए जा रहा है। पर एक्चुअली बच्चों ये पॉसिबल नहीं होता। एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन जो होता है वो फाइनाइट रीजन में हम उसको ढूंढ सकते हैं, बिकॉज एक पैकेट्स के फॉर्म में हमको उसकी एनर्जी मिलती है। तो इससे ये बात कंफर्म हो गई कि इलेक्ट्रॉन इज नॉट लोकलाइज्ड इन फाइनाइट रीजन, ये गलत होगा। तो एक्चुअली में क्या होता है? एक्चुअली में इलेक्ट्रॉन्स आर लोकलाइज्ड, दे आर लोकलाइज्ड इन फाइनाइट रीजन। इसका मतलब ये हुआ कि डेल्टा एक्स जो है इनफाइनाइट नहीं होगा, डेल्टा एक्स जो होगा ये फिक्स्ड है, ये फाइनाइट है, इनफाइनाइट नहीं होगा। डेल्टा एक्स फाइनाइट है, इसका मतलब क्या हुआ? डेल्टा एक्स फाइनाइट है, इसका मतलब ये हुआ कि जो एक्स है वो फिक्स्ड है। जब एक्स फिक्स्ड होगा, जब डेल्टा एक्स इनफाइनाइट था तो लैम्डा फिक्स हुई, तो अगर x फिक्स्ड हो गया तो लैम्डा विल नॉट बी फिक्स्ड, लैम्डा विल नॉट बी फिक्स्ड। ये बात समझ आ रही है क्या? जब डेल्टा x इनफाइनाइट था तो ये फिक्स हुआ और इट इज एक्सटेंडेड, जो कि गलत है। हमें एक्चुअली इलेक्ट्रॉन एक छोटे से कन्फाइंड रीजन में पैकेट्स के अंदर हमको मिलता है। तो जब हमको मिल रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन इज एक्चुअली लोकलाइज्ड इन ए स्मॉल रीजन। सो इफ इलेक्ट्रॉन इज लोकलाइज्ड इन ए स्मॉल रीजन, दैट मींस दैट डेल्टा एक्स इंफिनिटी इज रॉन्ग, इट मींस डेल्टा एक्स शुड बी फाइनाइट। अगर डेल्टा एक्स फाइनाइट है तो इससे ये आ रहा था, तो अगर फाइनाइट होगा तो लैम्डा विल नॉट बी फिक्स्ड, लैम्डा इज नॉट फिक्स। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो वेवलेंथ, मैटर वेव्स जो आ रही हैं वो इस तरीके से आएगी, बड़ी और फिर धीरे धीरे छोटी होती जाएगी, छोटी होती जाएगी, छोटी होके फाइनली वैनिश। इसी तरीके से तो इसका रीजन कन्फाइंड हो गया यहां से यहां तक, तो इट इज नॉट एक्सटेंडेड, लैम्डा इज नॉट एक्सटेंडेड। बीच में तो ये ज्यादा है इसकी वेवलेंथ, और बाद में धीरे धीरे क्या होती है? कम होते जाती है और फाइनली फिनिश हो जाती है। सो दिस इज नोन एज लोकलाइज्ड, दैट इलेक्ट्रॉन इज लोकलाइज्ड इन फाइनाइट रीजन। So how the nature of wavelength of electron is?
the nature of wavelength of electron is that it is localized in a finite region where lambda is not extended and it is finishing in a finite region. एक finite region में it will be finishing. So thank you very much. अगली क्लास के लिए हम बहुत जल्द मिलेंगे. तब तक के लिए have a good day and bye bye.